हेलो, स्वागत है आप सबका ब्रेनिक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑप्टिक्स को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। जहाँ 10th में आपने उसको सिर्फ रे ऑप्टिक्स के तौर पे पढ़ा था, यहाँ ऑप्टिक्स के 3 पार्ट हैं। जहाँ इसमें फर्स्ट पार्ट हमें मिलता है रे ऑप्टिक्स। कैसा मिलता है? रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और इसमें हम जो लाइट को ट्रीट कर रहे हैं वो बेसिकली एक रे की फॉर्म में कर रहे हैं, जो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है। तो रे ऑप्टिक्स ने हमें जो हेल्प करी वो लाइट के कुछ फिनोमेना को समझने में मदद करी थी। जैसे आपके रिफ्लेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम रे ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो इसको एक्सप्लेन भी कर देता है। रिफ्रैक्शन हमारा क्यों होता है, जब लाइट किसी मीडियम के थ्रू पास होती है तो बैंड हो जाती है लाइट। ये वाले फिनोमेना को भी रे ऑप्टिक्स ने बहुत अच्छे से कवर किया। लेकिन ये क्या नहीं कर पाया, ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न को समझाने में क्या रहा, असफल रहा, नाकाम रहा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए दूसरा फिनोमेना आया इसके बाद, रे ऑप्टिक्स के बाद जो आया, जिसे हमने वेव ऑप्टिक्स बोला। क्या बोला? ये दूसरा था, ये पहला था रे ऑप्टिक्स, दूसरा था वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट को रे की तरह नहीं ट्रीट किया जाता। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? वेव की तरह, कि लाइट एक वेव है। जैसे वाटर में अगर हम बीच में एक पत्थर फेंक दें तो चारों तरफ वेव पैदा होती है ना, तो उस तरह से लाइट के सोर्स को भी एक ऐसा सोर्स माना गया जो कि वेव की तरह उसको बाहर की तरफ, उसके जो फेजेस हैं उसको बाहर भेज रहा है, ठीक है। तीसरा, इसमें हमारा रे ऑप्टिक्स ने जो हमें 2 फिनोमेना अच्छे से समझा दिए थे, कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो वेव ऑप्टिक्स ने भी हमें एलोबरेट कर दिए ठीक से, ठीक है। और जहाँ रे ऑप्टिक्स फेल हो गया था, कौन कौन से फिनोमेना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, वो हमें वेव ऑप्टिक्स ने बहुत अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन उसने बहुत अच्छे से किया। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कॉज भी जो है हमें बता दिया। पर ये भी एक जगह आके फेल हो गया वेव ऑप्टिक्स, सही है। कहाँ पे? जहाँ ड्यूल नेचर, हम आगे पढ़ेंगे कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ एनर्जी या लाइट एक ही बात है, मैटर और वेव। जहाँ हम इसको पढ़ते हैं, एक मैटर की तरह काम करता है और वेव की तरह काम करता है। तो ये क्या था, जब हम किसी मेटल के सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो अगर उस लाइट का जो मतलब जो वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी हम उसे प्रोवाइड करवा दें तो उस मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या निकल एमिट करने लगेंगे। इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ वेव या लाइट। तो अगर हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड वगैरह या जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है उसको बढ़ा के हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं सरफेस पे, वो लाइट की मतलब जैसे हमने डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ होती है ना, जैसे जिससे हमें कलर दिखते हैं, ब्लू है, वायलेट है, रेड है। तो अगर कोई शीट है मेटल की और वो रेड कलर के जो हमारे फोटोन हैं वो कुछ सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी रखते होंगे, तो हमने कहा कि अगर रेड कलर का फोटोन, एग्जांपल के तौर पे समझो कि रेड कलर का फोटोन हमारा एक 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रख रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं, सही है। वहीं येलो कलर का इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब जो फोटोन है वो 50 EV एनर्जी रख रहा है। तो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमें 100 EV की एनर्जी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने उस पर रेड कलर की बीम को, रेड कलर की लाइट को, बीम उसको हमने उस पर डाला तो उसने एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया। तो हमने सोचा इस पर तो एनर्जी बराबर है, इसका वर्क फंक्शन इस एनर्जी के बराबर हो गया, तो क्यों ना हम येलो कलर के जो लाइट है उसको जब इस पर एमिट करेंगे, वो एक फोटोन 50 EV एनर्जी रखता है, तो 2 मिलके कितनी कर लेंगे, 100, ठीक है। तो अगर हम इस पर नंबर ऑफ येलो कलर फोटोन, जो येलो कलर्स के वेवलेंथ वाले फोटोन्स हैं, उसको एमिट करें, इस पर इंसिडेंट करें, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, एमिट करने चाहिए, क्योंकि वो नंबर ऑफ एनर्जी उसको गेन कर लेगा उससे, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा
कि अगर किसी सरफेस से रेड कलर की लाइट से ही एनर्जी एमिट होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो वो रेड कलर की ही लाइट से होंगे। येलो कलर की कितनी भी इंटेंस लाइट को उस पर इंसिडेंट कर लो, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो उसकी, वो एमिट करेगा ही नहीं। यहाँ पर आकर आपकी वेव थ्योरी फेल हो गई। क्यों? किसी वेव की जो एनर्जी है, सही है, एम्पलीट्यूड, जो इंटेंसिटी है उसके एम्पलीट्यूड पर निर्भर कर रहा है। इसमें ऐसा नहीं था। समझ में आया? यानी वेव थ्योरी में ये जो तुम्हारे आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये जो तुम्हारे सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं, से आयोनाइज होते हैं, इस चीज़ को ये ठीक से समझा नहीं पाया। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट या ड्यूल नेचर ऑफ एनर्जी, मैटर एंड वेव। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट था। तो यहाँ 12th क्लास में हम 3 पार्ट में इसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तीसरा पार्ट है इसका, कौन सा? ड्यूल नेचर। ठीक है, मैटर एंड वेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम रे ऑप्टिक्स से शुरुआत करेंगे। ठीक, देखो क्या है ये।